नमस्कार साथियों। ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसकी 16 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 17वीं क्लास है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो हमारा चैप्टर है वो उसका नाम है संघवाद। और संघवाद का पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दो वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, तो कथन सही है। कारण है, यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है, तो यह भी सही है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। संघीय व्यवस्था में संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य विभाजन होता है। शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी विवाद के अनेक कारण बने रहते हैं। अतः विवाद का निष्पक्ष निस्तारण हो सके, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, यथा युद्ध, राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अनेक ऐसे बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि केंद्र शक्तिहीन होगा तो वह उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा। भारत एवं अमेरिका से सभी संघात्मक प्रणालियों में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, आर्थिक सहायता एवं दलीय राजनीति के कारण केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली बनी हुई हैं। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 4, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत संविधान है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है।
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा एकात्मक सरकार। भारतीय संघवाद के अनिवार्य लक्षणों में एकात्मक सरकार सम्मिलित नहीं है। भारत में दोहरी सरकार है, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। इन दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों ही सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शब्द फेडरलिज्म फोर्ड्स से ग्रहण किया गया है, यह किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोर्ड्स से ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। अमेरिकी संविधान में शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व तथा लिखित संविधान आदि विशेषताएं हैं, किंतु न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय इसकी विशेषताएं नहीं है। समुच्चय इसकी विशेषता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 ईस्वी के मध्य से अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ उसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, लिखित संविधान। नंबर 2, संघात्मक संविधान। और नेक्स्ट, अवरोध एवं संतुलन का संबंध सरकार के 3 अंगों के मध्य, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अत्यधिक संक्षिप्त संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, अनम्य संविधान, प्रतिनिधि गणराज्य, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति विभाजन का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, जनता की प्रभुत्व प्रभुत्व शक्ति संपन्नता, लूट प्रथा और दोहरी नागरिकता। प्रश्न नंबर 9 है, संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब बनेगा लिखित संविधान और शक्ति विभाजन का। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संघ से अलग होने का अधिकार। संघ से विलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में इकाइयों को यह अधिकार प्राप्त था कि दोहरी नागरिकता के संबंध में यह विवाद का विषय है, इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं। भारत और कनाडा में इकहरी नागरिकता है, फिर भी में संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। इस संबंध में यह माना जाता है कि दोहरी नागरिकता संघात्मक प्रणाली की विशेषता तो है परंतु मूल विशेषता नहीं है। प्रश्न 11 है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। सहयोगी संघवाद का उदाहरण अमेरिकी संघ है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रानविल ऑस्टिन।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं कि भारतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र ही बन जाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, तो इसका सही जवाब बनेगा केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। भारतीय एवं अमेरिका संघवाद में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्ण विकसित संघवाद शासन प्रणाली में तीन विशेषताएं अनिवार्यतः पाई जाती हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता का अस्तित्व ताकि संघ एवं उसकी इकाइयों के बीच कोई विवाद पैदा होने पर वह उनका समाधान कर सके। प्रश्न 14 है भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में सही जवाब बनेगा एक सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न 15 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है, तो इसका सही जवाब बनेगा मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने अपनी कृति इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कहा कि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार विधि निर्माण का कार्य अपने क्षेत्र अधिकार में करती है। इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कानूनी अधिकारों में सामंजस्य भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रक्रम में दोनों के बीच सौदेबाजी भी चलती रहती है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियों का केंद्र में निहित है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ब्रिटेन संघात्मक। बाकी ये सुमेलित नहीं है। बाकी भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक और ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न 18 है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब बनेगा अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जाता है। केसी हेयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में हमारे संविधान को परसंघीय बताया है। केशवानंद भारती बाद में परसंघीय संरचना को आधारभूत लक्षण माना गया। 1983 में गठित सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर ने भी भारतीय संविधान को परसंघीय माना है। अतः भारतीय संविधान परसंघीय अर्ध संघीय है। ज्ञातव्य कि प्राचीनतम संघवाद का उदाहरण अमेरिका में मिलता है, वह संघवाद की जननी है। प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, जिसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का नेतृत्व। भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति का नेतृत्व किसी भी शासन प्रणाली में संभव है, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहां संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि। और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि। नीचे दी गई शासन प्रणालियों को उनके आवश्यक गुणों से मिलाइए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शासन प्रणाली, आवश्यक गुण। तो आइए इसका सही मिलान देखते हैं। प्रश्न में दी गई शासन प्रणालियां में उनके आवश्यक गुणों का सम्मेलन निम्नवत है। कैबिनेट शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति विभाजन, एकात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का संकेंद्रण। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान को 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ। वह फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में समन्वय स्थापित कर अपनाया गया है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित युगों में से सही युगम नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा अमेरिका एकात्मक। अमेरिका की जगह पर संघात्मक होना चाहिए, तब ये विकल्प सही होगा। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, न कि एकात्मक। अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्वि मार्गी यातायात है, जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसा संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा तो सहकारी संघवाद या सहकारी संघ व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जिसके केंद्र एवं राज्य के मध्य परस्पर सहयोग, निर्भरता एवं सामंजस्य, वह सहकारी संघ व्यवस्था कही जाती है। प्रश्न 25 है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बहुलवादी। बहुलवादी विचारक राज्यों का संघों का संघ मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 20वीं सदी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों के अनुसार राज्य कितना भी गरिमामय एवं शक्तिशाली हो, परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। बहुलवादी न तो अराजकतावादियों व श्रमध्यापत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं, न ही वे राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। वे राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं। वे राज्य एवं समाज को पर्यायवाची मानते हैं। इनके अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता में समाज के अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए। लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 26 है, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। राज्य 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 परिवारों एवं ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। अरस्तु ने राज्य को संघों का संघ कहा है। संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता पूरी तरह उचित और व्यवहारिक संवैधानिक प्रावधानों के जरिए संघ में शामिल होने वाले इकाइयां राज्यों को एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता की गारंटी देना है। प्रश्न नंबर 27 है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। सामाजिक समझौते सिद्धांत के विचारक लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीस के सोफिस्ट विचारकों ने किया था। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था और मनुष्यों के मध्य हुए समझौते को विफल माना तथा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, निर्मम निर्मम था। उसका जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणिता, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दिशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम 10 संशोधन। ईस्वी में परिवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार पत्र सम्मिलित नहीं था, परंतु जनता की मांग पर 1791 ईस्वी में संविधान में 10 संशोधन हुए जिनमें नागरिकों के अधिकार का उल्लेख किया गया। इन्हीं संशोधनों के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। आइए अगला चैप्टर है हमारा व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से सॉरी भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय संसद से है। भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान पर विदेशी प्रभाव, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, आपात उपबंध जर्मनी का बीमर संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघ राज्य संबंधों की संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, भारत राज्यों का संघ तथा राज्य संघ में राज्य संघ
भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। द्वैसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए भारत। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः लोकसभा का विश्वास खोते हुए मंत्रिपरिषद पद त्याग देती है। कानून का सर्वमान्य स्रोत है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा संवर्ती सूचियों में इसके लिए आवंटित अनेक विषयों पर यह विधान बन सकती है कि अविष्ट शक्ति चूंकि संसद में निहित है, अतः यह उन विषयों पर भी विधान बना सकती है जो विशिष्टता विशिष्टतया राज्यों को न सौंपे गए हों। प्रश्न नंबर 6 आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4। प्रधान प्रदत्त विधान की अवधारणाओं का आशय हमारी संसदीय लोकतंत्र तंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका को प्रदत्त कार्यपालिका से इस प्रणाली के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 73। शासन के क्षेत्र में कार्यपालिका को विशिष्ट ज्ञान होता है। कार्यपालिका को शासन में विशिष्ट सहायता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका शासन में सहयोग लेने के लिए अन्य विशेषज्ञों की भी मदद लेती है। प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को सहज करने के लिए कार्यपालिका तुरंत पहल करती है, जैसे ई प्रशासन की अवधारणा, अप्रासंगिक विधियों को रद्द करना आदि। उपयुक्त विकल्पों के अवलोकन से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त है। जहां तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रश्न है, यह हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित है। अन्य यह कार्यपालिका के सम्मुख एक आदर्श के रूप में है, न कि बाध्यकारी। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्य अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कूले के अनुसार गणराज्यीय शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में, गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। प्रश्न 8 है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है तो इसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला टॉपिक है कार्यपालिका। शासन के एकात्मक स्वरूप में, तो इसका सही जवाब बनेगा, आइए देखते हैं, ये विवादित क्वेश्चन रहा है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप से संबंधित नहीं है। कार्यपालिका में विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। तीसरे विकल्प में संसदीय व्यवस्था की विशेषता प्रकट होती है। चतुर्थ विकल्प में एक दलीय व्यवस्था को एकात्मक शासन से संबंधित नहीं किया जा सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय किसी भी दलीय व्यवस्था से संबंधित हो सकता है। प्रश्न 2 है, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाओं का उल्लेख मिलता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। भारत की संसदीय प्रणाली भी दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। इंग्लैंड नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। निम्न में किस देश में बहुल कार्यपालिका है, तो इसका सही जवाब बनेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान है। कार्यपालिकाओं में शामिल 7 सदस्यों में शक्ति और उसके प्रयोग की समानता। इन 7 सदस्यों में बारी बारी में एक अध्यक्ष नियुक्त होता है, जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना है। प्रश्न 4 है, राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं संतुलन। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का सूत्र है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए शासन के अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से बना रहे। इसलिए प्रत्येक अंग का अन्य अंग ही शक्तियों का भाग होना चाहिए और उनके कार्यों पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न 5 है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है, तो इसका सही जवाब बनेगा मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तन मॉन्टेस्क्यू ने किया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मॉन्टेस्क्यू महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत के कुछ संकेत लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी मिलते हैं। ब्रिटेन के एक विधिशास्त्री ब्लैक स्टोन ने भी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का बाद में विस्तार से विवेचन किया था। प्रश्न नंबर 6 है, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के निचले सदन के प्रति। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 सदन होते हैं, जिन्हें उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में इन सदनों को क्रमशः
राज्यसभा और लोकसभा तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। कार्यपालिका संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन चलाना। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। निम्न में कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। वहां पर सरकार का प्रधान होता है, विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यद्यपि राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख राजा संवैधानिक राजतंत्र या राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होती है। इसका बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु संविधान की उद्देशिका में यह कहकर कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि संप्रभुता का वास भारत के लोगों में है। शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर पीहर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 12 है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तारीख उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सदन से बहिर्गमन। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रियात्मक उपाय उपलब्ध हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सूचनाएं, अल्पकालीन चर्चाएं, नियम 377 अधीन नियम 377 के अधीन उल्लेख। इस तरह संसद सार्वजनिक रुचि के मामले पर चर्चाएं उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव, मोशन और संकल्प रिजोल्यूशन पेश कर सकते हैं और सदन तथा सरकार का ध्यान उनकी ओर दिला सकते हैं। संसद में वाद विवाद आरंभ करने के लिए उक्त उपायों के प्रयोग के लिए दोनों सदनों की प्रक्रियाएं नियमों में शर्तें दी गई हैं। सदन में बहिर्गमन लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है। प्रश्न 13 है, सत्ता का विलय एक विशेषता है
तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय सरकार की। सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिलती होती हैं, अर्थात विधायिका के सदस्यों की कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका विधायिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल। संसदीय सरकार की संसदीय संसदीय सरकार संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का उपयोग करता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल कार्यपालिका लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 15 है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर सी, कानून को लागू करना। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। अगला टॉपिक है हमारा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जब हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो आइए हमारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहा है और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हेंगो रानी ने दाखिल किया था। इन्होंने जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय पी.एन. भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक रहा। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने के समय बाई बी चंद्रचूड़ 20 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्न में चुनिए, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इस प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दलीय राजनीति के कारण
कार्यपालिका एवं विधायिका की निष्पक्षता संदेहास्पद है। ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वतः ही सिद्ध है। प्रश्न 3 है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है, जिसका सही जवाब बनेगा अमेरिका की प्रणाली पर। भारतीय न्याय प्रणाली काफी हद तक अमेरिकी न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिका के न्यायिक प्रणाली से ली गई है। प्रश्न 4 है, न्याय पंचायत कार्य करती है, तो इसका सही जवाब बनेगा कुछ राज्य और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। कुछ गांव की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत के गठन संबंधी नियम राज्यों में पृथक पृथक हैं। कुछ राज्यों को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में ही कार्य करती हैं। साधारणतः संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायतों का चुनाव करती हैं। न्याय पंचायतें ग्रामीण के लघु सिविल तथा क्रिमिनल विवादों को सुनती हैं तथा निर्णय देती हैं। निर्णय में यह एक निश्चित धनराशि तक का जुर्माना भी कर सकती हैं, लेकिन कारावास का दंड नहीं दे सकती हैं। ग्रामीण के छोटे छोटे पारिवारिक विवादों को स्थानीय स्तर पर बिना किसी व्यय तथा परेशानी के हल करना ही न्याय पंचायतों का उद्देश्य है। न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती है, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष मामलों में मुंसिफ अथवा निम्न अदालतों में न्याय पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है तथा उपर्युक्त अदालतों को उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार है। भारत में न्यायपालिका है, तो इसका सही जवाब बनेगा स्वतंत्र। भारतीय संविधान भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो यह निश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी निश्चित करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान दिए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में उल्लेखित है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के लिए 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिला जज का न्यायालय है। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय सेशन जज का न्यायालय होता है। निम्न में कौन सी एक विशेषता यूएस और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषताएं नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। भारत में एकहरी न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों की पृथक पृथक न्यायपालिकाएं अर्थात दोहरी न्यायपालिका है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका पृथक है। इसका संगठन एवं क्षेत्र अधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1779 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा वर्ष 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की दृढ़ आधारशिला रखी गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश में न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी एवं फौजदारी अपीलीय न्यायालय है, अतः वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। लॉर्ड सभा के केवल अपीलीय लॉर्ड या विधि लॉर्ड की उसके न्यायिक कार्य में भाग लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश एक स्वरूप न्यायपालीय व्यवस्था का अभाव है। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो इसका सही जवाब बनेगा सलाहकार की भूमिका में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।